नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया दिन भर, और दिन भर की तमाम खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं रितेश मिश्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेकंड फेज के चुनाव की खबर से। तो पहले चरण के बाद अब बारी है दूसरे चरण के चुनाव की। 16 अक्टूबर को होना है मतदान, लिहाजा इस बार जनता बैलेट के जरिए लगाएगी मुहर सिंहासन 32 पर। सोलह अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होगा। दूसरे चरण में 6 जिलों के 32 सीटों पर वोटिंग होगी। इस चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया। दूसरे चरण में कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद और गया जिले में वोटिंग होनी है। सुरक्षा के लिहाज से ये क्षेत्र काफी संवेदनशील माने जाते हैं। 32 में से 23 विधानसभा क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र में से आते हैं, जहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि साल 2010 में इस चरण की 32 सीटों में से 19 पर जेडीयू, 10 पर बीजेपी और 1 पर एलजेपी और 2 पर निर्दलीय चुनाव जीते थे। इस चरण में जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उदय नारायण चौधरी समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बिहार में सेकंड फेज के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। राज्य के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि दूसरे चरण में 23 विधानसभा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में से आते हैं, लिहाजा सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। उन्होंने मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की गुजारिश की। वोटर निर्भीक होकर बूथ पर जाएं और बिल्कुल वो फ्री और फेयर तौर पे अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसके लिए मुकम्मल तैयारी की गई है, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि वोटर को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो निर्भीक होकर अपना वोट दे सकते हैं। अगर कोई डराएगा, धमकाएगा तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी जो एसटीएफ है और जिला पुलिस है और सीपीएमएफ, ये सब मिलकर एंटी नक्सल कॉम्बिंग ऑपरेशंस, एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं और निश्चित तौर पे नक्सल एरिया में जो पुलिस जो फोर्स की अभी जो प्रेजेंस है और जो फोर्स की डोमिनेशन है, तो मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी नक्सल वारदात नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं दूसरे चरण के 10 दिग्गजों पर, जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो पहले नंबर पे आते हैं जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष। 16 अक्टूबर को इनके भाग्य का फैसला होगा। इमामगंज से मखदूमपुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। दूसरी अगर बात करें तो उदय नारायण चौधरी हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, इमामगंज से जेडीयू के प्रत्याशी हैं, 5 बार के विधायक रह चुके हैं। तीसरी तस्वीर है प्रेम कुमार की, गया टाउन से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, 1990 से विधायक रहे हैं, बिहार के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। चौथी तस्वीर की बात की जाए तो महाबली सिंह हैं, चैनपुर से जेडीयू के उम्मीदवार, 1990 से 2009 तक विधायक रहे हैं। जय कुमार सिंह दिनारा से जेडीयू के उम्मीदवार हैं और नीतीश सरकार में अहम ओहदे पर रहे हैं, कैबिनेट संभाला है इन्होंने। रामेश्वर चौरसिया बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, नोखा से बीजेपी के उम्मीदवार, कई बार विधायक रह चुके हैं। इलियास हुसैन डेहरी से आरजेडी के उम्मीदवार हैं, लालू राबड़ी कैबिनेट में कई बार मंत्री पद को संभाला है इन्होंने। मुनरिका सिंह यादव जहानाबाद से आरजेडी के उम्मीदवार, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं। गोपाल नारायण सिंह नवीनगर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, बीजेपी के अध्यक्ष, बिहार अध्यक्ष भी रह चुके हैं और आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में ये आए। अरुण सिंह काराकाट से माले के उम्मीदवार हैं, 3 बार के विधायक रह चुके हैं, माले के वरीय नेताओं में शुमार होता है इनका। अठारह अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम पटना पहुंचने वाली है। चुनाव आयोग की टीम अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान चौथे और 5वें चरण में होने वाली चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। अपर मुख्य चुनाव पदाधिकारी आर लक्ष्मणन के अनुसार टीम चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक करेगी। इसके साथ ही सुरक्षा में लगे तमाम एजेंसियों के साथ भी बैठक होगी, जिसके जरिए सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली जाएगी। दूसरे चरण के चुनाव से जुड़ी तैयारियां कर ली गई हैं।
दूसरे चरण के चुनाव में कुल 456 प्रत्याशी मैदान में हैं। दूसरे चरण के चुनाव के दिन उन जिलों में सार्वजनिक छुट्टी की गई है जहां चुनाव होने वाले हैं। तो वहीं उधर बीजेपी के नेताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर कल बिहार शरीफ में फिल्म एक्टर अजय देवगन के कार्यक्रम के दौरान हुई भगदड़ की जांच कराने की मांग की है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि प्रशासनिक लापरवाही के चलते ये घटना घटी। में जिस प्रकार से अजय देवगन की सभा के पहले जिस प्रकार से प्रशासन ने पूरी कुव्यवस्था को बनाने का काम किया, उस विषय को लेकर हम आज इलेक्शन कमीशन में मिलने आए थे। हमारे साथ पूरा डेलीगेशन था और हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि उस पूरे कार्यक्रम के दौरान ये स्पष्ट नजर आया कि प्रशासन ने उस तरह के हंगामे कराने में सहयोग किया। तो वहीं नालंदा में वोटर से मारपीट के मामले पर बीजेपी ने आरजेडी पर कई गंभीर आरोप लगाए। पटना में बीजेपी नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आरजेडी के नेताओं ने महिला और उसके बेटे की बेरहमी से पिटाई की है। उन्होंने इस मामले की जांच की मांग भी चुनाव आयोग से की है। नवादा जिले का, और वो एक ऐसी महिला, विधवा महिला कौशल्या देवी, केवल आरजेडी के लोगों ने उसे धमकाया था कि कमल छाप पर वोट दोगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और कल आज उसे पूरी तरह से उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अति पिछड़े समाज से जो हम लोग कहते थे कि जंगल राज 2, ये जंगल राज 2 का एक छोटा सा नमूना है, और केस भी दायर नहीं कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दादरी कांड पर दुख जाहिर किया है, लेकिन उनके दुख जताने पर भी विरोधियों ने अब सवाल उठा दिए हैं। सब भाजपा का, आरएसएस का, मोदी हो या कोई हो, शाम को बोलेगा सवेरे बदल जाता है। सब जब गट्टा पकड़ाता है तो पलट जाता है। तो आदत नहीं छोड़ता है, लोगों का आदत छूटने वाला नहीं है। फिर मोहन भागवत कल बोल दिया यहाँ गोरखपुर में कि 70 साल से चला हुआ आरक्षण को समीक्षा करके खत्म करना चाहिए। कल आपने बोला, कल बोल दिया है। कोई मृदंग बजाता है, कोई झाल बजाता है, कोई ढोल बजाता है, लेकिन सबसे एक राग निकलता है, वो राग है द्वेष का, वो राग है आपस में समाज को बांटने का और लड़ाने का। दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन इस तरह की घटना पर कठोर सजा होनी चाहिए। यदि अखिलेश की सरकार यहाँ है तो प्रधानमंत्री को हम नेक सलाह देंगे कि महाराष्ट्र में किन की सरकार है, वहाँ क्यों कालिक फोड़ा गया, वहाँ पर कार्रवाई हो हर परिस्थिति में, और किसी भी परिस्थिति में दोबारा दादरी की घटना नहीं घटनी चाहिए। बयानों के लिए और नफरत फैलाने के लिए ऐसी घटनाओं का आधार लेकर नफरत फैलाने के लिए लालू जी माहिर हैं। वो बिहार के विकास के मुद्दे को भटका रहे हैं। जो 25 वर्ष गए हैं, 10 साल नीतीश जी के और 15 साल लालू जी के, उस पे ये सब लोग पर्दा डालना चाहते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ों का इस तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं। दादरी की घटना दुखद है और उस पर प्रधानमंत्री जी ने जो दुख प्रकट किया है वो उनके अंतर की संवेदना प्रकट करती है। नहीं, अब जैसे प्रधानमंत्री का एस्पेक्ट है, प्रधानमंत्री सोच समझ करके देश हित में बात वो करते हैं। अब उन बातों को हम लोग इस स्तर से कुछ कहें ये उचित नहीं लगता है। वो सोच समझ के जो भी उन्होंने कहा है वो ठीक कहा। कि इस तरह का बयान लालू जी को नहीं देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो प्रतिक्रिया दी है दादरी कांड के बारे में बिल्कुल सही कहा है। इस तरह की जो भी घटनाएं हो रही है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या और किसी राज्य में, वहाँ की सरकारों की जवाबदेही होती है इस तरह की घटनाओं को रोकने की। अगर वहाँ घटना हुई है और वहाँ की सरकारों ने कार्रवाई नहीं की है तो वहाँ की सरकारों के ऊपर दोष जाता है। वहाँ की सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो वहीं पटना में जेडीयू ने घूसकांड पर बीजेपी पर जबरदस्त पलटवार किया। जेडीयू के नेता विजय चौधरी और ललन सिंह ने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने पर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कार्रवाई की, वैसी कार्रवाई करने की हिम्मत मोदी सरकार में नहीं है।
तत्परता से हम लोगों की पार्टी ने कार्रवाई की, वो अपने आप में प्रमाण है कि हम लोग भ्रष्टाचार के मामले में जो हमारे मुख्यमंत्री या जो हमारे सरकार की नीति है या जो हमारे पार्टी की नीति है, ये बिल्कुल उसके अनुरूप कार्रवाई हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ जरा देखिए भाजपा नेताओं का चरित्र, और आप लोग अभी देखे होंगे एक से एक घोटाले आए हैं। व्यापम घोटाला है, फिर आपको कहें जो ललित मोदी गेट घोटाला है, कई तरह के घोटाले हैं। लेकिन हम में और भाजपा में एक फर्क जरूर है। प्रधानमंत्री जी घूम रहे हैं आजकल, बिहार का लगातार दौरा किया जा रहा है, एक दिन में 4-4 मीटिंग कर रहे हैं। कभी आज तक सुने थे आप लोग? हम लोग तो भाई 35 साल 40 साल हो गया राजनीति करते हुए, आज तक प्रधानमंत्री राज्य के चुनाव में 1 या 2 रैली करके वापस चले जाते। एक दिन में 4-4 रैली 5-5 रैली कर रहे हैं, फिर 2 दिन के बाद बिहार चले आ रहे हैं। जैसे लगता है कि कोई देश में काम नहीं। खैर घूमिए, घूमते रहिए। दिल्ली में भी बहुत घूमे थे, तो परिणाम तो पता ही चल गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। एलजेपी से टिकट कटने के बाद बेबी कुमारी ने अब बगावती तेवर अख्तियार कर लिए हैं और एलजेपी को सबक सिखाने का उन्होंने संकल्प भी लिया। दरअसल बेबी कुमारी ने 12 अक्टूबर को एलजेपी के टिकट पर नॉमिनेशन फाइल किया था, लेकिन रातों रात उनका पत्ता साफ कर दिया गया और रामविलास पासवान ने अपने दामाद अनिल कुमार साधु को टिकट दे दिया। लिहाजा आज मीडिया के सामने बेबी कुमारी फपक कर रो पड़ी और जमकर उन्होंने रामविलास पासवान को इस अवसर पर पूछने का काम किया। अपना दिखा दिया, उसका क्षेत्र की जनता इस पर बताए। आप निर्दलीय लड़ने जा रहे हैं? हम एक तो महादलित महिला हूँ। महादलित महिला के साथ बहुत बड़ा अपमान किया गया। एक तो मेरे साथ नहीं, पूरे बिहार की महिला के साथ अपमान किया रामविलास। उसका क्षेत्र हमारे बोझा की जनता उसको समझ सिखाएगी। किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? जब बिखेरी उसने स्वर लहरी, लोगों को समझाया मतदान का महत्व, तो पहले ही चरण में वोट प्रतिशत में हुआ बड़ा इजाफा। लिहाजा चुनाव आयोग ने हर वोट जरूरी है को ध्यान में रखते हुए अब सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा के साथ 2 और आइकन्स को अपने साथ जोड़ा है। ये बोल लोगों के दिल में गहराई से उतर गया। मतदान अपील का ये अंदाज लोगों के ऊपर छा गया। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक और प्रोत्साहित करने के लिए प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा को अपना आइकन बनाया। लिहाजा पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस चुनाव के पहले चरण में वोट का प्रतिशत 6.25% बढ़ा। यानी आयोग का ये फॉर्मूला हिट रहा, तो अब चुनाव आयोग ने इसमें 2 और स्टेट आइकन को जोड़ा है। 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह कर चुकी संतोष यादव और इंडियन आइडल फेम गायक शशि सुमन को। संतोष यादव के मुताबिक वोट डालना सम्मान है और सम्मान मिलता है तो उसका आदर करना चाहिए। हमारा जो भी सम्मान होता है, ये हमारी एक प्रविश एक संस्कृति है कि जो भी हमें सम्मान दिया जाता है, उसका सम्मान का हमें आदर करते हुए हमें मतदान देना चाहिए, जिससे कि हम सही अपने अधिकार का उपयोग कर सकें। वहीं शशि सुमन ने भी न केवल मताधिकार करने की अपील की,
बल्कि अपने सुरीले अंदाज से भी एक गाना भी गुनगुनाया। वोट देना हम सबका अधिकार है और गवर्नमेंट आपके लिए आपके ये वोटिंग के लिए बहुत सक्सेसफुल हो वोटिंग, इसके लिए बहुत एफर्ट करती है और एक्टिविटीज़ करती है। इसमें बहुत सारा खर्चा होता है, इसमें बहुत सारी मेहनत होती है और ये सब आप लोगों के लिए किया जाता है। जाहिर है चुनाव आयोग सुरों के सहारे लोकतंत्र के सुर छेड़ने की अपील कर रहा है, जिसका असर भी हो रहा है। वहीं एवरेस्ट जैसी ऊंचाइयों पर लोकतंत्र को ले जाने का मकसद भी है। जी मीडिया भी आपसे अपना कीमती वोट डालकर लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील करता है।